welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हमने स्टार्ट किया है हमारे 12th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका है आज लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया है जिसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट था और थोड़ा सा मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बात की थी। आज का एक लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमें देखना है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो 7 ट्रेड्स थे उस पर हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो हमें देखना है। उसके बाद हमें देखना है रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेस था तो उसके रीज़न क्या थे, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी क्यों चाहिए हमें, तो बहुत सारे ऐसे जेनेटिक वर्ड है जिनका हमें डेफिनेशंस देखने, ऑलमोस्ट 18 to 20 डेफिनेशन से अगर वो आपको अच्छे से समझ में आते तो ये पूरा चैप्टर एकदम ईजी लगने लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो चलो स्टार्ट करते 7 ट्रेड्स। तो क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज, एनलिस्ट 7 ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट सिलेक्टेड और स्टडीड बाय मेंडल। तो जो 7 ट्रेड थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे या फिर जिस पे उन्होंने सिलेक्ट किया था जिनको, उनके बारे में हमें देखना है। तो हमारे बुक में डायग्राम दिए है तो हमें लिखना है, एक टेबल में लिखना है। तो सबसे पहला आएगा कैरेक्टर, कौन से 7 कैरेक्टर थे जो उन्होंने एक्सप्लेन किए थे या फिर सिलेक्ट किए थे। फिर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट फॉर्म, जो ट्रेंड होंगे उनका अपोजिट फॉर्म, एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट लेक्चर देखना ज़रूरी है तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो हाइट ऑफ स्टेम, यहाँ पे क्या हो सकता है, डोमिनेंट क्या होगा, टॉल, हाइट ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या हो सकता है, डॉर्फ, हाइट क्या होगी, कम होगी। तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट कैरेक्टर हो गए, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। कलर ऑफ फ्लावर, तो पर्पल एक कलर था और दूसरा क्या था, वाइट। जो कैरेक्टर दिखेगा आँखों से, फिजिकली अपियर होगा, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। जो हमें आँखों से नहीं दिख सकता, जो मैंने कहा होगा आपकी जीन्स में या डीएनए में स्टोर होगा, उसे क्या कहते, रेसेसिव कहते। पोजीशन क्या हो सकती है, एक्सियल पोजीशन हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, टर्मिनल। फ्लावर, पहला फ्लावर जो ग्रो करेगा वो टर्मिनल से, यहाँ पे एक्सियल से। 11th में हम पढ़ चुके। देने पॉड शेप, जो भी बी होता है, जो भी इसके लिए यहाँ पे जो फ्रूट होता है वो फ्रूट का जो शेप होगा तो उसे, उस फ्रूट को क्या कहते हैं, पॉड कहते हैं फॉर पी प्लांट। तो वो क्या हो सकता है, इनफ्लैटेड। इनफ्लैटेड मतलब प्लेन हो सकता है, इनफ्लैटेड, या फिर कैसे हो सकता है, कंस्ट्रिक्टेड। कैसे हो सकता है, कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड मतलब जो प्लेन नहीं होगा, थोड़े से उस पर रिंकल जैसा दिखेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रिक्टेड। तो ये 4 ट्रेंड थे और 3 है। तो ये किन्होंने एक्सप्लेन किए थे, ये मेंडल ने एक्सप्लेन किए थे फॉर पी प्लांट ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉड कलर। तो पॉड का कलर क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो डोमिनेंट क्या है, ग्रीन। रेसेसिव क्या है, येलो। देन सीड का जो शेप होगा वो क्या हो सकता है, डोमिनेंट, राउंड। और यहाँ पे क्या हो सकता है, रिंकल। मुरझाया हुआ थोड़ा सा। उसके बाद है सीड कलर। डोमिनेंट क्या है, येलो, एंड रेसेसिव क्या है, ग्रीन। तो उन्होंने बहुत सारे वैरायटी पे एक्सपेरिमेंट किया और ये जो 7 ट्रेंड थे उनमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव कैरेक्टर जो कि कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है ट्रेड्स के या कैरेक्टर के, उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया। तो ये टेबल बनाने को आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट है अभी सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस। तो ये भी क्वेश्चन है फ्रॉम द एक्सरसाइज।
तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी सक्सेस का रीज़न क्या था? तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था हिज एक्सपेरिमेंट वेयर केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व लार्ज सैंपल। तो जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने कैसे भी शुरू नहीं किया था, सबसे पहले अच्छे से प्लानिंग किया था और उन्होंने क्या किया था, लार्ज अमाउंट में सैंपल को क्या किया था, इन्वॉल्व किया था। मतलब एक या दो प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्हें वैरायटी ऑफ प्लांट पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे सैंपल उन्होंने यूज़ किए और उसे केयरफुली क्या किया था, प्लान किया था। अगर कोई भी चीज़ प्लानिंग से होती है तो हमेशा क्या होती है, सक्सेसफुल होती है। सेकंड रीज़न था he carefully recorded the number of plants of each type and expressed his result in ratio। उन्होंने जितने भी सैंपल यूज़ किए थे उन्होंने क्या किया था, केयरफुली हर एक जो रिकॉर्ड था, हर एक रिकॉर्ड उन्होंने अच्छे से क्या किया था, मेंटेन किया था हर टाइप का। और वो जो रिकॉर्ड था उनके रिकॉर्ड से उन्होंने क्या किया था, रिजल्ट रेशियो में एक्सप्रेस किया था। रेशियो में मतलब ऐसे 2:3, 1:2 ऐसे उन्होंने अच्छे से क्या किया था, एक्सप्रेस किया था। हमें वो देखना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। नेक्स्ट था इन पी प्लांट द कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड मतलब इजीली क्या हो जाते, ऑब्जर्व हो जाते। तो ये एक उनका बेनिफिट था कि उन्होंने जो प्लांट चूज़ किया था वो क्या था, उसमें जो भी अपोजिट कैरेक्टर थे वो इजीली क्या होते थे, आइडेंटिफाई होते थे। तो ये एक उनको प्लस पॉइंट है कि उन्होंने पी प्लांट को क्या किया, चूज़ किया। ये भी उनके सक्सेस का एक रीज़न है कि ऐसा प्लांट है जिसमें जो अपोजिट कैरेक्टर होते इजीली क्या होते, देखते ही पता चलते। अभी हमने देखे 7 कैरेक्टर, जैसे कि हाइट है, देखते ही पता चलता है। कलर ऑफ फ्लावर है, पोजीशन ऑफ फ्लावर देखते ही पता चलता है। पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप, सीड का जो कलर होगा। तो ये सारे कैरेक्टर ऐसे थे जो इजीली क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं। मतलब आँखों से देखते हमें ऑब्जर्व करते हैं, क्या पे पता चलते कि वो क्या है, अपोजिट है। तो ये एक बेनिफिट था उनके सक्सेस का। नेक्स्ट रीज़न है फोर्थ वन, द 7 डिफरेंट कैरेक्टर, जो 7 डिफरेंट कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किए थे ऑफ पी प्लांट, दे आर कंट्रोल बाय द सिंगल फैक्टर। मतलब हर जो फैक्टर होगा, हर जो कैरेक्टर होगा वो पेयर में होगा। जैसे टॉल एंड डॉर्फ, जैसे कलर येलो एंड ग्रीन। तो हर कैरेक्टर क्या होता है, पेयर में होता है। और इन दोनों पेयर में से एक ही फैक्टर क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है। कोई भी एक फैक्टर उसे क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद द फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम। तो उन्होंने कहा था ये जो फैक्टर्स होंगे, तो हर जो प्लांट था, हर प्लांट में एक फैक्टर पेयर में था और ये क्या था, सेपरेट क्रोमोसोम। हमें पता है टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। मतलब 23 ऐसे लिखा जाता है। तो ये 23 क्या है, ये अलग अलग कैरेक्टर के लिए क्रोमोसोम का ऐसा डिफ्रेंशिएशन किया है। तो मतलब अगर यहाँ पे टॉल है तो उसका अपोजिट डॉर्फ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मतलब हर क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में होता है। तो ये जो फैक्टर्स होंगे दे आर लोकेटेड इन सेपरेट क्रोमोसोम, वो सेपरेट क्रोमोसोम में लोकेटेड होंगे। एंड दिस फैक्टर्स आर ट्रांसमिटेड, ये फैक्टर क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। मतलब हर जनरेशन में ये क्या होते रहते, ट्रांसमिट होते रहते एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग। मतलब आपके दादाजी से आपके पापा में आ गए, आपके पापा से आप में आ गए, आपसे आपके बच्चों में आएंगे, उनसे उनके बच्चों में। तो ये क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, उनका ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है। और हमेशा याद रखना ये क्रोमोसोम क्या होते, सेपरेटली लोकेटेड होते, पेयर में होते। हम क्रोमोसोम पेयर में देखते, तो पेयर में क्या होगा, एक टॉल होगा, एक डॉर्फ होगा, एक येलो होगा, प्लांट के लिए दिख रहे, एक येलो होगा, एक ग्रीन होगा, एक एक्सियल होगा, एक टर्मिनल होगा। तो ऐसा हर क्या होता है, सेपरेट क्रोमोसोम में क्या होगा, हर फैक्टर लोकेटेड होगा। और इन दोनों फैक्टर में से कोई एक ही फैक्टर क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये एक फैक्टर कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। और लास्ट पॉइंट था कि इन्होंने इंट्रोड्यूस की कंसेप्ट डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस। तो रेसेसिव और डोमिनेंस उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। एक बार फिर से सुन लो कि डोमिनेंस किसे कहते हैं और रेसेसिव किसे कहते हैं। सपोज हमारे पास है एक पेरेंट है, तो ये हो गए फादर मदर प्लांट।
ओके, अभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो इसका डोमिनेंट क्या है, टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट, और इसका भी टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट। ये क्या हो गया, ये है डोमिनेंट, ये है रेसेसिव, ये है डोमिनेंट, ये है रेसेसिव। जो पहले लिखा जाता है वो डोमिनेंट होता है, जो सेकंड लिखते हैं वो क्या होता है, रेसेसिव। जो पहले लिखा जाता है डोमिनेंट होता है, वो बाहर से देख के हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। कोई इंसान अगर टॉल है, हाइट उसकी ज़्यादा है, तो उसमें समझ लेना है कि क्या है, उसका जो होगा टॉल जो है कैरेक्टर वो क्या है, डोमिनेंट है। और जो डॉर्फ मतलब हाइट कम वाला क्या होगा, रिसेसिव, जो उसके जीन्स में प्रेजेंट है वो बाहर से अपीयर नहीं हो रहा है। ओके, अगर इनमें से ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं तो कौन से चांसेस है ऑफस्प्रिंग के, यहाँ पे पहला हो सकता है ऐसा, दूसरा हो सकता है ऐसा, तीसरा भी हो सकता है ऐसा, और फोर्थ हो सकता है ऐसा। ये हमें आगे देखना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका डोमिनेंट क्या होगा, टॉल, इसका भी टॉल, इसका भी टॉल, लेकिन इसका डोमिनेंट क्या हो गया है, डॉर्फ। मतलब ये क्या है, डोमिनेंट, और ये क्या है, रिसेसिव। दोनों सेम कैरेक्टर उसमें आ गए। यहाँ पे दोनों क्या है, अपोजिट कैरेक्टर आ गए। तो ऐसा भी हो सकता है व्हेन दिस कंबाइन विद दिस, तो ऑफस्प्रिंग कैसे फॉर्म हो सकता है, जो डॉर्फ होगा, ऑब्जर्वेशन में भी डॉर्फ ही दिखेगा, और उसके जेनेटिक कैरेक्टर में भी क्या होगा, डॉर्फ ही क्या होगा, सेव होगा। तो इसे हम कहेंगे, जो पहला होगा जिसे डोमिनेंट कहेंगे, जो ऑब्जर्वेशन से या फिजिकल अपीयरेंस से हमें पता चलता है। दूसरा कहा होगा रेसेसिव होगा, वो कहा होगा उसके डीएनए या जीन्स में स्टोर होगा। तो जो मेंडल थे उन्होंने ही क्या किया था, फाइंड आउट किया था या फिर इंट्रोड्यूस की थी ये कंसेप्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव और डोमिनेंस। अभी हमें देखनी है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी से पहले मेंडल के सक्सेस के और भी रीज़न थे जो हमारे बुक में नहीं दिए, सिर्फ सुन लो। पहला था, मेंडल चूज द गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट विच वॉज एनुअल एंड नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। उन्होंने ऐसा प्लांट चूज़ किया था जो एनुअल था, मतलब साल में 2 बार आ सकता था, और वो क्या है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता था उसका, मतलब उसके लिए किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड है, मेंडल कॉन्सेंट्रेट ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। एक टाइम पे उन्होंने एक ही कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट किया, मतलब एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने क्या किए, बार बार एक्सपेरिमेंट किए। नेक्स्ट है, ही केप्ट द एक्यूरेट रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उन्होंने दोनों रिकॉर्ड अच्छे से रखे, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। तो हर टाइम एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने रिकॉर्ड क्या किए, मेंटेन किए। ही यूज्ड अ स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर एनालाइजिंग द रिजल्ट। तो उन्होंने स्टैटिक्स यूज़ किया, जो भी उनका रिजल्ट था उसे एनालाइज करने के लिए, हमें देखना है वो कैसे किया था। ऑल द 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, मतलब जो भी अपोजिट कैरेक्टर थे, सिलेक्टेड बाय हिम शोन कम्प्लीटली ऑन द डोमिनेंस। तो उन्होंने डोमिनेंस, ये जो कैरेक्टर था उस पर उन्होंने 7 कैरेक्टर अच्छे से चूज़ किए थे, और उन कैरेक्टर को अच्छे से सिलेक्ट करके उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये भी रीज़न था उनके एक्सपेरिमेंट का या उनके सक्सेस का। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड मिले थे क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत सक्सेसफुल था। अभी अगर ये चैप्टर हमें अच्छे से समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है, मतलब अलग अलग जो डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन है, हर डेफिनेशन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें से बहुत सारे डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में आते भी है, डिफाइन दिस एंड दिस। तो हम एक एक लिखती हूँ मैं, और एक एक हम क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो पहली डेफिनेशन है, पहली जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है कैरेक्टर। अ विजिबल फीचर या स्पेसिफिक फीचर भी कह सकते हो, अ विजिबल और स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरेक्टर। जो भी विजिबल फीचर होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या कहते हैं, उसका कैरेक्टर। जैसे कि हाइट है, सीड कलर है, या फिर प्लांट अगर होगा तो फ्लावर का कलर है, उसके बाद जो फ्लावर होंगे एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। तो जो भी विजिबल कैरेक्टर दिखता है हमें, उसे हम क्या कहेंगे, विजिबल जो भी दिखेगा हमें फीचर, उसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर। तो कोई भी फीचर ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर कहेंगे। तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये पेरेंट में भी होना ही चाहिए, मतलब ये कैरेक्टर हर एक में प्रेजेंट होता है। चाहे आप किसी भी वैरायटी का फ्लावर देख लो, किसी भी वैरायटी का प्लांट देख लो, कोई भी एनिमल देख लो,
तो भी ये हमें फीचर दिखते। ट्रेड्स क्या है अभी? अ इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। ये भी कैरेक्टर ही है, सिर्फ ये क्या है, पेरेंट्स से कहा आते उनके ऑफस्प्रिंग में, मतलब कैरेक्टर ही है। बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, इनहेरिटेड, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन क्या है, एक दूसरे में ट्रांसमिट हो रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, ट्रेट। तो ये कैरेक्टर ज़रूरी नहीं है कि जनरेशन टू जनरेशन क्या हो जाए, ट्रांसमिट ही हो, लेकिन जो जिससे हम ट्रेट कहते हैं वो क्या होने चाहिए, इट शुड बी इनहेरिटेड, मतलब एक ऑफस्प्रिंग, एक पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, फिर उनके ऑफस्प्रिंग में, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन क्या होने चाहिए, वो ट्रांसमिट होने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेट्स। जैसे कि टॉल या फिर डॉर्फ है, तो ये भी कैरेक्टर ही है, सिर्फ ये पेरेंट में होते और पेरेंट से कहाँ चले जाते, ऑफस्प्रिंग में चले जाते, मतलब इनहेरिटेड ट्रांसमिटेड कैरेक्टर है ये। जनरेशन टू जनरेशन क्या होने चाहिए, ट्रांसमिट होने चाहिए। और ये हमें फिजिकल अपीयरेंस से पता चलता है, हमें देखते ही पता चलता है टॉल है या फिर डॉर्फ है। तो इन दोनों में अच्छे से फ़र्क समझ लो, क्योंकि ट्रेट को बहुत बार कैरेक्टर भी कहा जाता है, लेकिन जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होंगे उनको ही हम ट्रेट कहेंगे, और जो नॉर्मल कैरेक्टर होंगे, जो स्पेसिफिक फीचर होंगे या विजिबल फीचर्स होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर। तो जैसे कि हाइट है, सीड का कलर है, वैसे। नेक्स्ट डेफिनेशन है फैक्टर। फैक्टर इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो एमसीक्यू पॉइंट है कि मे भी आ सकता है फैक्टर इज़, तो ये एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखना है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो फैक्टर हमेशा क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है थ्रू द गैमेट। तो ये क्या है, हेरिडिटी का यूनिट होता है जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और जो इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन जो होता है कैरेक्टर का, उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये जो फैक्टर होगा, तो हेरिडिटी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, हेरिडिटी को बताना है, तो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। तो ये क्या होगा, ऐसा पार्टिकल है जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनहेरिटेंस। मतलब अगर कोई प्लांट का फ्लावर वाइट कलर का है और उससे नया प्लांट बन रहा है, उसका भी फ्लावर वाइट कलर का है, तो ये जो वाइट कलर है वो इनहेरिटेंस की वजह से आया है। तो वो उसे कौन एक्सप्रेस करता है, या उसे क्या कह सकते हैं हम, किस फैक्टर की वजह से, उस फैक्टर की वजह से कलर ऑफ फ्लावर हो क्या हो गया उसका, फैक्टर। तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए इनहेरिटेड, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करने के लिए, और एक्सप्रेस करने के लिए मतलब वो आँखों से हमें दिखना भी चाहिए, बाहर से हमें दिखना भी चाहिए, वो कैरेक्टर देखते ही पता चलना चाहिए कि ये कैरेक्टर उसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया है। तो वो जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट भी होना चाहिए, जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है तो वो एक्सप्रेस भी होना चाहिए, मतलब दिखना भी चाहिए, और इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो ये जो फैक्टर है क्या होता है, पास होता है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में, किसके थ्रू, गैमेट के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है जीन्स। जीन्स क्या है, इट इज़ द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हमें पता है डीएनए जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट होता है। तो ये पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है, जो हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल क्या होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारा हमने देखा है। फैक्टर और जीन्स में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों क्या है, सेम है। सिर्फ एक फ़र्क है, वो समझ लो, बस फ़र्क इतना ही है कि जीन्स ट्रांसफ़र करने का काम करता है और फैक्टर खुद ट्रांसफ़र होता है। तो जीन्स क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या होती है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और उसके ट्रांसफ़र कौन करता है, उसे ट्रांसफ़र फैक्टर करता है। मतलब फैक्टर ट्रांसफ़र होता है और जीन्स क्या है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो फैक्टर खुद ट्रांसफ़र होता है। इन शॉर्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं, जीन्स जिसे ट्रांसफ़र करता है उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। तो जीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, वो क्या है, फैक्टर है।
तो ये दोनों भी क्या है, इनहेरिटेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर रिस्पॉन्सिबल है। मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो हेरिडिटी पॉसिबल नहीं। ये दोनों भी क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करते, एक्सप्रेस करते। कभी कभी क्या होता है, किसी प्लांट में या किसी एनिमल में जो जेनेटिक कैरेक्टर उनके पेरेंट्स में जो कैरेक्टर होता है वो आता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर उसे एक्सप्रेस नहीं कर सका। तो ये ना ही डिपेंड होता है चाइल्ड पे, ना ही डिपेंड होता है पेरेंट्स पे। तो ये डिपेंड किस पे होगा, ये होगा जीन्स पे डिपेंड होगा कि वो उसे ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाया और फैक्टर ये क्या हुआ, एक्सप्रेस ही नहीं हो पाया। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों सेम ही है, बट ये क्या है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है और ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, एक जगह से दूसरी जगह लेने जाने का काम कौन करता है, इसे जीन्स करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अलेल और अलीलोमॉर्फ भी कहते हैं। तो अलेल का मीनिंग क्या है, किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी जीन्स के लिए एक से अधिक जब उसके क्या हो सकते, फॉर्म हो सकते हैं क्रोमोजोम के, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलेल्स। जैसे क्लोन होते, क्लोन पता है सब लोगों को, ह्यूमंस में क्या होते हैं, क्लोन होते। अगर मैं हूँ और मेरे जैसा एग्जैक्टली सेम बनाया जाए तो उसे क्या क्या कहा जाएगा, मेरा क्लोन। तो जैसे ह्यूमन के लिए क्लोन्स होते, जीन्स के लिए क्या होंगे, अलेल्स होंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या है, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म, दो या दो से क्या ज़्यादा अल्टरनेटिव क्या हो सकते, फॉर्म हो सकते ऑफ जीन्स। तो ये जीन्स के फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होंगे, एट सेम लोकेशन, सेम पोजीशन पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। होमोलॉगस मतलब होमोलॉगस, सेम क्रोमोजोम होंगे, एंड कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर। अगर क्रोमोजोम सेम है तो सेम कैरेक्टर को ही क्या करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, अलेल कहेंगे, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, अलीलोमॉर्फ कहेंगे। मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, अलेल मतलब क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर, सेम जीन्स का सेम स्ट्रक्चर। तो कभी कभी जीन्स के क्या होते, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म दिखाई देते, जिसे क्या कहते, अलील कहते या फिर अलीलोमॉर्फ कहते। जैसे ह्यूमन में क्लोन्स होंगे तो जीन्स में क्या होंगे, अलील्स होंगे। तो जिसके दो या उससे ज़्यादा फॉर्म होते उसे हम अलील तो कहते या फिर अलीलोमॉर्फ भी कह लेते। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये याद रखना है कि वो क्या होते, सेम पोजीशन पे होते। उनमें होमोलॉगस क्रोमोजोम, होमो मतलब सेम, लॉगस सेम स्ट्रक्चर वाले क्या होंगे, क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे, और वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे सेम कैरेक्टर को। तो इसे हम क्या कहेंगे, अलेल्स कहेंगे या फिर अलीलोमॉर्फ कहेंगे। तो एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखो डायग्राम, अलेल 1 अलेल 2, तो ये दोनों जीन्स के सेम फॉर्म है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, अलेल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का क्या है, ये अलेल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डोमिनेंट। तो डोमिनेंट क्या है, इट इज़ एन अलेल दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेट्स इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलेल दैट इज इन हेट्रोजाइगोस कंडीशन ओनली। तो इसे अच्छे से समझ लो कि एक जीन से जिसके दो अलेल हैं, A1 कहती हूँ मैं, A2, दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, हमें पता है। ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, और ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मतलब बाहर से देखने से, एक्सप्रेशन मतलब जब हम बाहर से देखते तो हमें वो दिखना चाहिए। सपोज़ ये वाइट कलर था ऐसे समझो, और ये येलो कलर था, तो बाहर से देखने से हमें फ्लावर वाइट दिख रहा है, येलो नहीं दिख रहा है। तो इसने क्या किया, ये एक्सप्रेस हुआ, ये एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो जो एक्सप्रेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव। तो ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। अगर किसी पेरेंट में कोई कैरेक्टर है और उनकी किड में आता है, और बाहर से देखने से हमें पता है किसी के पेरेंट्स टॉल है और उनके ऑफस्प्रिंग भी टॉल है, तो टॉल वो क्या था, उनका डोमिनेंट कैरेक्टर था, उनके ऑफस्प्रिंग में वो क्या हुआ है, वो भी आया। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका भी कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा, टॉल ही होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लो, एक फादर है जिनके पास टॉल डॉर्फ दोनों कैरेक्टर होते, पता है।
उनका डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टॉल, और ये डॉर्फ जो होगा वो क्या होगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। उनके 2 बच्चे हुए, दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन हुई तो क्या हुआ, इसका डोमिनेंट क्या होगा, टॉल होगा, और इसका डोमिनेंट क्या होगा, डॉर्फ होगा। आ रहा है समझ में? तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, मतलब अल्टरनेटिव कैरेक्टर प्रेजेंट है फिर भी जो एक्सप्रेस होता है, अल्टरनेटिव कैरेक्टर प्रेजेंट है फिर भी जो एक्सप्रेस होता है उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। या फिर इससे जब ये जनरेशन बनती तो इसे F1 जनरेशन कहते, फर्स्ट जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन में क्या होगा, आएगा उसे क्या कहोगे आप, डोमिनेंट कैरेक्टर। द अलेल दैट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन कॉल्ड एज डोमिनेंट। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट था, उनका फर्स्ट जनरेशन ये था, यहाँ पे भी ये कैरेक्टर आया तो इस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर, और इसे क्या कहेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों भी अच्छे से समझ लो कि जो फर्स्ट जो होगी F1 स्टेज होगी, F1 स्टेज में जो आता है या फिर जो कैरेक्टर दूसरे के प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस करता है उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। और ऐसे कैरेक्टर बाहर से दिखने से हमें पता चलते हैं, जैसे कि फ्लावर का कलर है या फिर सीड का कलर है, उसके बाद हाइट है, ये जो है वो बाहर से देखने से पता चलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट। और ये हो गया हेट्रोजाइगोस, हेट्रोजाइगोस हो गया ये। होमोजाइगस किससे कहेंगे हम, होमोजाइगस हम कहेंगे इसे, टॉल टॉल, डॉर्फ डॉर्फ, ये क्या हो गया, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होगा, जब ये डिफरेंट होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। जो एलील की पेयर होंगी वो क्या होगी, अपोजिट होंगी, कॉन्ट्रास्टिंग होगी, उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगोस। तो ये हेट्रोजाइगोस कंडीशन में पॉसिबल है कि दूसरा प्रेजेंट होने के बावजूद भी पहला क्या कर रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, और दूसरे को क्या कहेंगे, रिसेसिव। तो रेसेसिव क्या होगा, इट इज़ एन अलेल विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव अलेल। जब अल्टरनेटिव अलेल प्रेजेंट होगा तभी ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं या रेसेसिव ट्रेड कहते हैं। ये कब ट्रेड कब एक्सप्रेस होगा, जब कंडीशन क्या होगी, होमोजाइगस होगी। मतलब डोमिनेंट के एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा, रेसेसिव। जो हमें बाहर से दिखेगा उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, जो नहीं दिखेगा उसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव। तो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो सकता है क्या, नो, इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है उनमें हमें ऑब्जर्वेशन से पता नहीं चलेगा कि ये ट्रेड प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव ट्रेड। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, हमें दोनों भी देखने। तो यहाँ पे हमें फिनो का मीनिंग होगा फिजिकल और जीनो का मीनिंग होगा जेनेटिकल। मतलब ऐसा कैरेक्टर जो हमें बाहर से देखने से ही पता चलेगा उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ गिवन ट्रेट। किसी की हाइट हमें बाहर से देख के ही पता चलता है, टॉलनेस से, या फिर किसी की हाइट कम हो तो डॉर्फनेस से बाहर से ही पता चलता है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस से हमें जो ट्रेंड पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। मतलब फिजिकल अपीयरेंस से हमें पता चला है, एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता चला है। जीनोटाइप हम किसे कहेंगे, इट इज़ जेनेटिक constitution of an individual with respect to the single character और set of character। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जीन्स में प्रेजेंट होगा, जो बाहर से देखने से हमें पता नहीं चलेगा। कभी कभी सिंगल भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, कभी कभी सेट ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं। तो ये जीन्स में प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से टॉलनेस आएगा। अगर ये जीन्स में प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से डॉफनेस आएगा। तो जो भी होगा ट्रेड जो बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता चलेगा उसे हम कहेंगे फिनोटाइप, और जो बाहर के अपीयरेंस से पता नहीं चलेगा, जो जीन्स में प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप। और ये क्या होगा, इंटरनली प्रेजेंट होगा। तो ये डायग्राम देखो, जीनोटाइप जो जीन्स में प्रेजेंट होगा एंड फिनोटाइप जो बाहर के अपीयरेंस से पता चलेगा। तो एक माइस से बाहर के अपीयरेंस से पता चल रहा है कि एक माइस है, लेकिन उसके अगर जीन्स हमें दिखाए गए तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो एक माइस है। तो इसे हम कहेंगे जीनोटाइप और इसे कहेंगे फिनोटाइप।
इतना ही था बच्चों। जो रिमेनिंग डेफिनेशन है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बड़ा वीडियो हो जाए तो फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप लोगों को बोर होता है। तो जो रिमेनिंग जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के डेफिनेशन से जो आगे के बाकी है वो सारे हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।